से क्लास आज का शुरू होता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, दो प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अगला प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तीसरा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से प्रिपरेशन कैसे होगा? सिंपल वे में रिडक्शन, और कुछ नहीं। सिंपल वे में रिडक्शन, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स अल्कोहल। इसे बॉवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन भी कहते हैं। बॉवेल्ट नोट्स में हो सकता है स्पेलिंग आपको समझने में प्रॉब्लम है, इस वजह से पढ़ते समय बहुत बारीकी से ध्यान से सुनना, ताकि नोट्स आसानी से आपको समझ आए। बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इस रिडक्शन को कहा जाता है। पहले समझ लेते हैं ये कार्बोनाइल क्या है। जिस कंपाउंड में CO ग्रुप लगा हो वो सारे कंपाउंड कार्बोनाइल। जिस कंपाउंड में CO ग्रुप लगा हो वो सारे कंपाउंड कार्बोनाइल। मतलब ध्यान से देखना, CH3 और यहाँ H, CH3CHO एल्डिहाइड इज द कार्बोनाइल, इज द कार्बोनाइल। ध्यान देना, दोनों तरफ CH3 लग गया कीटोन, ये भी कार्बोनाइल। जिसमें CO ग्रुप हो वो कार्बोनाइल। और CH3COOH, यानी यहाँ OH लग गया, CH3COOH, ये भी कार्बोनाइल। और यहाँ अगर R लग गया, CH3COOR एस्टर, ये भी कार्बोनाइल। ऑल आर कार्बोनाइल, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर हो। यानी हम एल्डिहाइड की बात करें, कीटोन की बात करें, कार्बोक्सिलिक की बात करें, या फिर एस्टर की बात करें, ऑल आर कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हम किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर रिडक्शन करेंगे तो मुझे अल्कोहल ही मिलेगा। नहीं, ईथर नहीं, एस्टर हमने कहा। हमने कहा जिसमें CO ग्रुप हो। ईथर में O ग्रुप होता है, ईथर इसे कहते हैं। ईथर इसे कहते हैं COC। यहाँ C डबल बॉन्ड O की बात हो रही है, ईथर नहीं। यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर, ऑल आर कार्बोनाइल कंपाउंड। हम इनका रिडक्शन करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, ताकि आपको रिडक्शन समझ आए। जैसे CH3CHO और CH3CO, CH3, CH3COOH, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और RCOOR एस्टर। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तुम डिफरेंट भी रख दो। रिडक्शन का सिंपल मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। एसाइल हैलाइड भी, एसाइल हैलाइड कार्बोनाइल नहीं होगा ना, लेकिन अभी हम फिलहाल इसकी बात करेंगे। एसाइल हैलाइड भी कार्बोनाइल है, बिल्कुल सही। एसाइल हैलाइड, अमाइड, ये सारी बातें, लेकिन रिडक्शन हम इन्हीं चार का करेंगे। ध्यान देंगे,
रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन एंड ऑक्सीजन का रिमूवल। दिमाग में बिठाना, हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, हमें सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट इसके ऊपर लिखना है। रिड्यूसिंग एजेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पीडी है, NaBH4 है, LiAlH4 है, ये एक्वस मीडियम में वर्क करता है। ठीक, हम कोई सा भी ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल, हाइड्रोजन का एडिशन, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो, तुम्हें क्या मिला? अल्कोहल। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो, तुम्हें क्या मिला? अल्कोहल। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ दो स्टेप में दिखाना एक ही में। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन हटाओ, दो हाइड्रोजन जोड़ो, तुम्हें क्या मिला? CH3 CH2OH। सिंपल वे में इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो तुमने इसे ऐसे तोड़ा, इधर से तोड़े, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, मुझे क्या मिला? तो RCHO और प्लस R-OH, हमें एल्डिहाइड मिल गया एंड अल्कोहल। अब एल्डिहाइड का फर्दर फिर रिडक्शन होगा तो अल्कोहल ही मिलेगा। तो किसी भी तरह से इनका अगर रिडक्शन होगा तो अल्कोहल ही मिलेगा, इनका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल ही मिलेगा। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर, किसी को कुछ पूछना है? जिन्हें कुछ भी पूछना है तुरंत कहना सर समझ नहीं आया। सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है? अब यहाँ मेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का खेल शुरू होता है, ध्यान देना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फोर्थ नंबर, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सीधी सी बात है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, शॉर्ट में लिख रहे हैं। रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑफ तो कर दो। रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नीचे, react with Grignard reagent followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, give alcohol, give alcohol। थोड़ा ध्यान से देखना, तभी हमने कहा एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन कुछ भी हो सकता है। फॉर्मल्डिहाइड, बहुत ध्यान से देखना, एनी अदर एल्डिहाइड, ये मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, ये इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, कुछ भी होता है जैसे जैसे R में कार्बन बढ़ता जाएगा। यानी ये फॉर्मल्डिहाइड, ये नहीं अदर एल्डिहाइड, और ये हमारा कीटोन।
ये हमारा कीटोन। फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से पहचानना जरूरी है, बहुत बच्चे इन्हीं में मार खाते हैं। RMGX, RMGX कभी भी रिएक्ट करता है, याद रखना आज के बाद। कभी भी रिएक्ट करता है तो यहीं से टूटता है, ऑलवेज। ये प्लस ये माइनस। कार्बोनाइल ग्रुप कभी भी रिएक्ट होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस। एक पाई बॉन्ड टूटेगा, प्लस ये माइनस। माइनस को प्लस से जोड़ दो और प्लस को माइनस से जोड़ दो, तुम्हें क्या मिला? RCHHOMgX। बहुत ध्यान से देखना, हमने इसे हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस जब भी होगा सिंगल बॉन्ड का, ऐसे केस में तो यहीं से होगा। जब भी होगा यहीं से होगा, ये प्लस ये माइनस, यहीं से होगा। H2O मतलब H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस नेगेटिव के पास जाएगा तो OH माइनस पॉजिटिव के पास आएगा। मुझे क्या मिला? RCH2OH और प्लस MgX और OH। हमने बहुत धीरे से, आराम से, तसल्ली से समझाया। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से, 3 बार में तो समझ आएगा ही। एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आपके पास अब भी है। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एकदम तसल्ली से देखना पहले, फिर कुछ बोलना। ध्यान से देखो, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब भी रिएक्ट होगा यहीं से रिएक्ट होगा, ये प्लस ये माइनस। पाई बॉन्ड जब भी टूटेगा यहीं से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस। ध्यान देना, माइनस को प्लस मिला देते हैं और प्लस को माइनस से। मुझे क्या मिलता है? ध्यान से, RCRHOMgX। बहुत ध्यान से, हम इन्हें हाइड्रोलाइसिस करते हैं। H2O, H2O का मतलब हमेशा H प्लस और OH माइनस। हाइड्रोलाइसिस हमेशा यहीं से होगा, ये प्लस ये माइनस। प्लस को माइनस से मिला दिया जाए और माइनस को प्लस से मिला दिया जाए तो मुझे क्या मिला? RCHROH और प्लस MgXOH। एक बार और फिर से, चिंता न करें, मौका है आपके पास। एक बार और फिर से ध्यान देना, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। ये हमेशा यहीं से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस। ये हमेशा यहीं से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस। माइनस को हमेशा प्लस से मिला दो और प्लस को हमेशा माइनस से मिला दो तो मुझे क्या मिला? RCR और OMgX। अब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया, H2O।
H2O मतलब H प्लस और OH माइनस। ये बॉन्ड यहीं से टूटेगा, सिंगल बॉन्ड, ये प्लस और ये माइनस। प्लस को माइनस से मिला दो और माइनस को प्लस से मिला दो। मुझे क्या मिला? RCRROH और प्लस Mg प्लस MgXOH। तसल्ली से देख लो पहले एक बार, फिर कुछ बोलना। हमने बहुत धीरे धीरे एकदम तसल्ली से हर बात को समझाया, इस उम्मीद में कि आपको जरूर समझ आया हो। यहाँ 3 बातें हैं, ये भी याद रखना। जब भी तुम कोई चीज पढ़ते हो तो 2 बात तो हमेशा होती। पहला, these are the chemical property of Grignard reagent. These are the chemical property of aldehyde and ketone. And these are the preparation of alcohol. एक साथ दिमाग में बिठाओ। Same case. These are the chemical property of aldehyde, ketone and carboxylic. And these are the preparation of alcohol. ये सेम रिएक्शन तुम्हें अगले चैप्टर में भी मिलेंगे। क्यों? जब वहां हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। अगर ये अल्कोहल का प्रिपरेशन है तो ये अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल, अगर ये अल्कोहल फिनॉल का प्रिपरेशन है तो सॉरी, अल्कोहल का ये अगर प्रिपरेशन है तो सीधी सी बात है अल्डिहाइड कीटोन का ये प्रॉपर्टी भी तो हो गया। सेम केस यहाँ भी। और दूसरी बात, तीसरी बात कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? हम आगे चलें। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल तो CO ग्रुप को कहते हैं। कार्बोनाइल CO ग्रुप को कहते हैं। ये कार्बोनाइल, 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 जिसमें रिएक्शन ही तो है कार्बोनाइल का। और कैसा रिएक्शन बोल रहे हैं? ये कार्बोनाइल का ही तो रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही तो रिएक्शन हुआ कार्बोनाइल का। नहीं समझ आया? क्या समझना चाहते हैं? ये चीज हमने 3 बार समझाया, नहीं समझ आया? ऊपर वाला, ये वाला कह रहे हो? इसमें तो कुछ है ही नहीं। रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ो, मिल गया। यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ो, मिल गया। कहाँ से आया? कोई बात नहीं। तुम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो या ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ही है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तुम यहाँ पर प्लस H2 लिखो या ना लिखो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका मतलब ही है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये नोन होता है। अगर तुमने एरो के ऊपर में KMnO4 लिख दिया, एरो के ऊपर तुमने KMnO4 लिख दिया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन ही होगा।
अगर तुमने एरो के ऊपर में पीडी, पीटी, एनआई लिख दिया तो तुम्हें प्लस हाइड्रोजन करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो, नहीं भी, मर्जी तुम्हारी, मतलब वहां रिडक्शन ही होगा। एरो के ऊपर KMnO4 मतलब वहां ऑक्सीडेशन ही होगा। एरो के ऊपर में Hg2+ और H+ मतलब वाटर का एडिशन ही होगा। दे आर एजेंट। नहीं, अभी तो हमने सिंपल बताया है। अब किसी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई पर्टिकुलर रिएजेंट ही यूज होता है, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। हर रिएजेंट हर जगह काम नहीं करता है। फिलहाल ये जो है सब जगह काम करेगा, लेकिन वो हम आपको रिटन में करवाएंगे, बताएंगे। नहीं, एरो का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मैकेनिज्म में हम बताए हैं। नॉर्मल रिएक्शन में आप कैसे भी एरो लगा दो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, आप कैसे भी एरो लगा दो। मैकेनिज्म में लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैकेनिज्म के लिए कंडीशन होता है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए कंडीशन नहीं होता। आप कहीं से कहीं एरो दिखा दो। अब कोई दिक्कत, अब हम आगे बढ़े, नहीं तो पहले पेज में ही रह जाएंगे। हाँ, ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन मांगते रहेंगे तो पता चलेगा एक ही पेज में 1 घंटा निकल गया। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अब हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, अल्कोहल का प्रिपरेशन कंप्लीट। वैसे तो प्रिपरेशन इनफाइनाइट होता है, लेकिन जितना है आपके लिए। पहला पॉइंट, फ्रॉम हेलो अरीन, जो पढ़ चुके हैं। फ्रॉम हेलो अरीन मतलब कि अगर हमने क्लोरोबेंजीन को, ध्यान देना, NaOH से रिएक्ट किया तो ये रिएक्ट नहीं होगा, डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन टाइटली होल्ड द बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इनकी वजह से ये बॉन्ड टूटता नहीं है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता नहीं। OH का इधर जाना, हैलोजन का इधर आना आसानी से नहीं होता। लेकिन ये आसानी से जब नहीं होता है तो किसी न किसी कंडीशन पर जरूर होगा, बिल्कुल होगा। कब? तो जब हम 623 केल्विन टेम्परेचर डालेंगे, 300 ATM प्रेशर डालेंगे और एसिड डालेंगे, कैटलिस्ट, तब जाकर के ये रिएक्शन होता है। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके, लेकिन ये भी 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले इस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वाटर यहाँ से HCl बाहर निकल आता है। HCl बाहर निकल आता है तो मुझे क्या मिला? ONA। ठीक, अब वो जो HCl आपने रिलीज किया वो फिर इनसे रिएक्ट करता है, तो इस बार NaCl। ये 2 स्टेप में, हम एक ही स्टेप में लिख देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर OH और NaCl बाहर, NaCl को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसे हम डॉस प्रोसेस कहते हैं। डॉस प्रोसेस हम नाम देते हैं। आप 1 स्टेप में भी दिखा सकते हैं। पहले एरो पर ही HCl या H+ लिख देंगे और ये सीधे ये बना देंगे। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। तो हेलोअरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, हेलोबेंजीन से फिनॉल का बनना।
दूसरा पॉइंट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट हमने पढ़ा है कैसे बनता है, तो एनिलीन से NH2, डाइजोनियम सॉल्ट। तो एनिलीन को अगर हम NaNO2, ये पॉइंट आपका लर्निंग है कंप्लीट, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से नहीं बनता, 0 से 5 डिग्री में रखते हैं तो मुझे N2Cl मिलता है। ये पॉइंट आपको लर्न ही करना है। N2Cl का यही एक प्रिपरेशन है, दूसरा नहीं है, लेकिन 12th लेवल पे नहीं, सिर्फ एक ही प्रिपरेशन। कभी भी मुझे डाइजोनियम सॉल्ट बनाना हो तो एनिलीन से ही बनाते हैं, और इसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये आप हमेशा के लिए लर्न कर लो, याद रखो। अब अगर इसे हम वाटर के साथ वार्म करते हैं, वाटर के साथ, तो वाटर N2Cl को हटाता है, वाटर N2Cl को हटाता है, और हटाने के बाद N2 को तो पहले साइड कर दिया, वाटर में से H प्लस OH माइनस, H प्लस क्लोरीन से रिएक्ट हो गया, और जो OH है वो इससे जुड़ गया, OH जो है इससे जुड़ गया। किसी को कोई दिक्कत? सैंडमेयर रिएक्शन में तो सिर्फ इतना ही है ना, उसके बाद तो क्लोरीन आता है, लेकिन यहाँ मुझे OH लाना है। फर्स्ट रिएक्शन में इसका ये बोलेंगे सोडियम फेनोक्साइड, इसे बोलेंगे सोडियम फेनोक्साइड। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो किसी को तुरंत कहना कि सर ये लाइन फिर से समझा। जिन्हें कोई भी परेशानी हो तुरंत बोलेंगे सर ये लाइन फिर से समझा दो। तीसरा पॉइंट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है, इसलिए सारे लोग थोड़ा सेंटर में दिमाग को रख के सुनेंगे। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से मुझे फिनॉल बनानी, मेरे पास बेंजीन है, हमने इसे ओलियम से रिएक्ट किया। ओलियम किसे कहते हैं? H2S2O7 को, H2S2O7 को ओलियम कहा जाता है, अलग से समझा रहे हैं। H2S2O7 को ओलियम कहते हैं, आपने P ब्लॉक में पढ़ा। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो OH, S, O, 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 S, O, O और OH। बहुत ध्यान से देखिए, ओलियम से जब हम रिएक्ट करेंगे तो ओलियम इनके साथ रिएक्ट होगा, मर्जी तुम्हारी कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दो, इधर या इधर, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, कोई सा भी तोड़ दो। हमने माना यहां से हमने बॉन्ड तोड़ा, तो ये प्लस और ये माइनस, यहां से कहीं से एक हाइड्रोजन हटाओ, कहीं से एक हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन H प्लस बन के निकलेगा, हाइड्रोजन H प्लस बन के निकलेगा, इससे जुड़ेगा H2SO4 बाहर, और ये इससे जुड़ जाएगा। क्या जुड़ा?
तो SO3H। इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। साइकिल का नाम मत समझ लेना, BSASLR, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसे हम NaOH से रिएक्ट करेंगे, NaOH से, एसिड के प्रेजेंस में। NaOH से कैसे रिएक्ट होगा, ध्यान देना। जिसे नहीं समझ आ रहा है चिंता ना करना। तुमने SO3H लिया है और तुम्हें NaOH से रिएक्ट करना है। उल्टा लिख रहे हैं, NaOH उल्टा लिख रहे हैं आपके लिए। तो ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बाहर हो जाता है। सल्फ्यूरस एसिड बाहर हो गया तो मुझे क्या मिला, ONA। अगले स्टेप में नहीं, जो ONA बना वो अभी H+ से रिएक्ट हुआ, यानी बन गया सीधे OH, यानी सीधे OH। दो स्टेप को एक ही साथ दिखाना पड़ता है। और अगर दो स्टेप में नहीं दिखाना चाहते तो पहले ONA और ONA को H+ से करेंगे, जैसे यहाँ है, तो OH बन जाएगा। हम यहीं बैठे हैं, चिंता ना करें। एक बार फिर से, ये बेंजीन है, ये ओलियम है, ये बेंजीन है, ये ओलियम है। Na कहाँ जाएगा, Na, अरे यार चलो तुम्हें तोड़ कर ही दिखा देंगे। NaCl बन के अलग निकल जाएगा। आपको दिक्कत हो रही है, आप एक काम करो, किसी को दिक्कत हो रही है उन्हें अच्छी तरह से बताने दीजिए। मुझे क्या मिला, ONA। यहाँ पर ये HCl से रिएक्ट किया, NaCl बाहर, फिनॉल बन गया। हमें NaCl नहीं दिखाना होता। लेकिन मुझे यहीं पर कंप्लीट करना होता। H+ का मतलब ही है ना कि कोई एसिड है वहां पर। H+ का मतलब हमेशा समझ लेना कि या तो HCl या H2SO4, कोई ना कोई एसिड है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। H+ तभी बोला जाता है, HCl, HNO3, H2SO4, इन सबको H+ से इंडिकेट करते हैं। तो रिएक्शन हम यही कंप्लीट करते हैं, ऐसे नहीं दिखाते। यहीं पर हम H+ लिखकर OH बना देते। इसलिए ये पोर्शन आपको नहीं करना होता। कोई दिक्कत, कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है। ओलियम का स्ट्रक्चर, ओलियम H2H2O7 को कहते हैं। ये कंप्लीट ओलियम है, P ब्लॉक में आपने पढ़ा। मर्जी आपकी यहाँ या यहाँ कहीं से तोड़ो, आपकी मर्जी। हमने यहाँ से तोड़ा, ये प्लस ये माइनस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हाइड्रोजन निकलेगा बेंजीन से, तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकलेगा तो H+ बन के, तो H+ माइनस से जुड़ गया, ये बाहर हो गया। बचा क्या, SO3H, SO3H जुड़ गया। अब ये इससे रिएक्ट होगा तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बाहर निकल गया, ये इससे जुड़ गया। और यहीं पर हमारा H+ है तो H+ इसे जोड़ करके Na को बाहर कर देगा, फिनॉल बन जाएगा। आगे चले, दिक्कत हो बोलेंगे। 4th पॉइंट, फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं।
क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं। ध्यान से, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ठीक, followed by acidification, followed by acidification gives phenol। तो हमने कहा क्यूमीन हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं। हम यहाँ लिखे मर्जी हमारी, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब आप किसी ग्रुप को कहीं भी लिखते हो तो फर्क नहीं पड़ता है, जब दो ग्रुप एक साथ होता है तो फर्क पड़ता है। एक सेकेंड, तो फिर आवाज आ रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो हम कहीं भी ग्रुप लगाएं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ ऑर्थो है ना, अरे ऑर्थो तो तब बनेगा जब कोई दूसरा ग्रुप जुड़ेगा, अकेले ग्रुप के लिए कोई ऑर्थो नहीं है। अगर हमने यहाँ आइसोप्रोपाइल लगा दिया तो ये ऑर्थो हो गया, यहाँ लगाएंगे तो ये ऑर्थो हो गया। अकेले ग्रुप लगने पर कोई नहीं है कि ये ऑर्थो है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, ये भी सारे ऑर्थो है। तुमने जहां ग्रुप लगाया उसके जस्ट बाद वाले को ऑर्थो कहा। खैर, हमने इनका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन यानी एयर के प्रेजेंस में आपने इन्हें रिएक्ट किया। अब ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों के बीच में चला आता है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही ऑक्सीडाइज होता है ऑलवेज। तुम बेंजीन पर एक कार्बन लो, दो कार्बन लो, तीन लो, चार लो, पांच लो, पहला कार्बन ही ऑक्सीडाइज होता है। पहला कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ध्यान देना, तो मुझे क्या मिला? सी, CH3, CH3, ध्यान से, और COOH। ये COOH इसे क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर इसे क्या नाम देंगे? कोई तो बोलिए। ये जो बना COOH इसे क्या बोलते हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसने कह दिया? COOH को एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। हमने जानबूझकर पूछा, आप लोगों का गलत जवाब, आप सब लोगों का गलत जवाब, वही तो बताना है। तो क्या बोलेंगे सागर बाबू, आप ही बता दीजिए। हाँ, एक सी में इतनी सारी बॉन्ड, यही तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं, लेकिन इस पे वो ध्यान नहीं दिए कि ये क्या है। वो ये नहीं ध्यान दिए कि ये क्या है। हमारे पास ये है, ये नहीं है। इसे परऑक्साइड कहते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो। इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये परऑक्साइड है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो। आपने ऑक्सीडेशन किया तो परऑक्साइड बना पहले। अब ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक। अब जैसे ही हम इसका फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करते हैं, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करते हैं, ये पोर्शन अलग हो जाता है।
तो मुझे फिनॉल मिल जाता है। तो मुझे फिनॉल मिल जाता है CH3COCH3, एसीटोन कीटोन यानी प्रोपेनॉन अलग हो जाता है, तो मुझे फिनॉल मिल जाता है। तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सब कुछ आपके सामने है, तसल्ली से देख करके जवाब देंगे। केवल इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप पढ़ रहे हो एल्डिहाइड, इसलिए क्योंकि उसमें पर ऑक्साइड है ना। एक साथ इतने सारे बल्कि ग्रुप इस कार्बन में जुड़े हुए, ये रेजोनेंस भी नहीं शो करने देगा, ये रेजोनेंस भी नहीं शो करने देगा बेंजीन को। सल्फोनिक वाला में कुछ नहीं है, आप केवल ध्यान से देखो समझ आ जाएगा। क्यूमीन का स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, अगर तुमने इसे तोड़ा तो ये माइनस ये प्लस, बेंजीन से कुछ हटेगा तभी तो बेंजीन पे ये जुड़ेगा। बेंजीन से क्या हटेगा, बेंजीन से H प्लस हटेगा, यहाँ यहाँ हर जगह हाइड्रोजन है। अब H प्लस हटेगा तो माइनस से ही जुड़ेगा, तो ये पार्ट अलग हो गया, जो बचा वो आकर के जुड़ गया। सिंपल रिएक्शन है, हमने सब कुछ तोड़ कर दिखा दिया। किसी को कहीं कोई दिक्कत बोलिए ताकि हम पेज पलटे। ठीक, आगे चले ना, ज्यादा वक्त भी नहीं तो बैठे रह जाएंगे। इतना तसल्ली से रोक कर हर चीज बता रहे हैं इस उम्मीद में कि समझ आएगा। इतना तो ऑफलाइन में थोड़ी बताते हैं, ऑफलाइन में बोलते हैं लिखो लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी 50% क्या 75% फिजिकल प्रॉपर्टी वही है जो आपने हेलो एल्किन हेलो एरिन में पढ़ा है। और उसके पीछे कारण है कि जैसे RH उसी तरह से ROH, तो थोड़े बहुत क्या मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम होंगे। हेलो एल्केन में RH, अल्कोहल में ROH, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है। तो जैसे जैसे आपने उसमें पढ़ा, पहला पॉइंट, विद इंक्रीज इन कार्बन एटम van der Waals force and surface area increases, that's why boiling point increases। ये बात हम उसमें भी पढ़े, क्या कि विद इंक्रीज इन कार्बन एटम van der Waals force and surface area, शॉर्ट में लिख रहे हैं, van der Waals force and surface area increases, hence boiling point increases। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर एग्जांपल ले ले तो CH3OH से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH2OH, उससे ज्यादा CH3CH2CH2OH। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ता है वैसे वैसे van der Waals फोर्स एंड सरफेस एरिया बढ़ता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये बात हम उसमें भी पढ़े। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग फॉर सेम कार्बन, अगर कार्बन एटम सेम है, फॉर सेम कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम सेम है तो सीधी सी बात है van der Waals force and surface area decreases, hence the boiling point decreases। अगर कार्बन एटम सेम है, ब्रांच बढ़ रहा, तो ब्रांच बढ़ने की वजह से van der Waals फोर्स और सरफेस एरिया घटता है।
इसलिए बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। यानी कि 1 2 3 4 और OH ग्रुप ले लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा 1 2 3 और 4, ये OH। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा 1 2 3 और ये 4 और ये OH। सब में 4 कार्बन एटम है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 1 भी ब्रांच नहीं। तो कार्बन एटम बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि सरफेस एरिया एंड ये घटेगा। ठीक, अब नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अलग हेलो एल्किन हेलो एरिन से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ध्यान से सुन लो। मोर देन हाइड्रोकार्बन, मोर देन हाइड्रोकार्बन, हाइपर कॉन्जुगेशन मत समझ लेना। हेलो एल्केन हेलो एरिन, हेलो एल्केन हेलो एरिन एंड ईथर, इन सब से अल्कोहल फिनॉल, ऐसा क्यों? हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी वंडरवॉल फोर्स है, ईथर में भी वंडरवॉल फोर्स है, हाइड्रोकार्बन में बिल्कुल सही जवाब फौजिया, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल में वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे 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 ज्यादा है, अरेंज करने के लिए दे सकता है, क्वेश्चन में अरेंजमेंट देता है, अभी हम देंगे, ध्यान देना। या पहले क्वेश्चन लिख ही देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ बनाते हैं, CH3 CH2 CH3 और CH3 CH2OH और CH3O CH3। मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम रखना पड़ता है, इनका मोलर मास इनका मोलर मास इनका मोलर मास सेम है। कैसे? 12 3 36 और 8 कितने हो गए? 44। यहाँ पर 12 दूनी 24 और ये हो गया 16, 24 और 16 हो गया 40 और ये 46, तो लगभग बराबर है, किसी का 42 किसी का 44 की, लगभग मोलर मास कंपेरेबल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी में कंपेयर करने जा रहे हैं अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन का, अल्कोहल में 3 कार्बन रख दिए, हाइड्रोकार्बन में 20 कार्बन, तो फिर कंपेयर नहीं होता। कंपेयर का मतलब है लगभग मोलर मास तीनों का, ये चारों का या 2 का लगभग एक जैसा, तभी हम कंपेयर करते हैं। कोई दिक्कत? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किनका होगा? इनका, फिर इनका, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है, ओवरऑल ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा बाबू इसके अंदर में, इसकी पोलैरिटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म कर दी जाती है। 2 1 3 नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये। हाइड्रोकार्बन में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है, मतलब डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर ईथर का, फिर इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरऑल ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों तरफ से डोनेशन होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत कम हो जाता, इसलिए इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम है, और इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं।
इसलिए इसमें वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट, कितना बचा है चैप्टर? अभी तो कल ही शुरू हुआ है, अभी ही खत्म कर दोगे? कम से कम 7 क्लास तो चलने दो, एक ही क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी 5 क्लास और है। चिंता न करें, हमने आपको 1 फरवरी का डेट दिया है सारे सिलेबस कंप्लीट करने का। तो 1 फरवरी तक आपके सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे, चिंता ना करो। जो पेपर में आ रहे हैं वो भी, जो नहीं आ रहे हैं वो भी, मुझे सारे पढ़ाने हैं। हाँ, आप लोग मन से पढ़िए, क्योंकि टेस्ट नहीं देते हैं ना, यही दिक्कत है। इधर देखिए, लोअर मेंबर, बिल्कुल चैप्टर 6 भी पढ़ाएंगे। पहले हम वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आना है, उसके बाद लास्ट में हम चैप्टर 6 भी पढ़ाएंगे। नहीं तो बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा 12th के बाद, फिर आपके लिए हेडेक होगा। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल आर soluble in water, आर soluble, ये वंडरवॉल फोर्स है। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसके अंदर वंडरवॉल फोर्स है। हमेशा याद रखना, दो ही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स। तो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल आर soluble इन वाटर। कारण, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड with water molecule, with water molecule। लोअर मेंबर वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाते हैं। वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में ये बात समझा रखा कि ऐसा होता है। लेकिन ओनली लोअर मेंबर, अब हायर मेंबर क्यों नहीं? तो ध्यान देना इनमें क्या फर्क होता है। अगर तुमने अल्कोहल लिया, ये रहा अल्कोहल और ये रहा दूसरा अल्कोहल, ऑक्सीजन के अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, तो दो अल्कोहल के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन अगर कम कार्बन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बरकरार है। हायर मेंबर का मतलब कार्बन ज्यादा हो गया, हायर मेंबर का मतलब कार्बन ज्यादा हो गया। अब इतने सारे कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट जब इस पर आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो टेंडेंसी होता है, एक स्मॉल साइज और दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑक्सीजन में कम हो जाता है। ये सेम केस यहाँ, दोनों तरफ एल्काइल जुड़ने की वजह से ऑक्सीजन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम हो जाता है, पोलैरिटी की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ वन साइडेड ही अल्काइल है, दूसरे साइड तो अल्काइल है नहीं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ कार्बन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, पोलैरिटी का केस डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हमने कहा ओनली लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। और यही बात लिख दिया जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। तो सॉल्युबिलिटी, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा सॉल्युबल होने की टेंडेंसी कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम, solubility decreases with increase in carbon atom। किसी को कोई दिक्कत हो?
तो तुरंत कह देंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होता है। हाँ, लोअर मेंबर सॉल्युबल है, क्योंकि लोअर मेंबर के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बरकरार है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाएगा। हायर मेंबर में तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबल होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। कोई दिक्कत? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बोलेंगे। तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म होता है। अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल का प्रिपरेशन और दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होता है। अब शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होगा अल्कोहल का पहले। दोनों का साथ में करेंगे, दोनों साथ में चलेगा, बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो जरा थोड़ा सा ध्यान से देख ले कि मेरे पास अल्कोहल है। अब तुम इनका केमिकल प्रॉपर्टी करने जा रहे हो, तो दो बातें होंगी। रिएक्शन के लिए तुमने ये बॉन्ड तोड़ा या ये बॉन्ड तोड़ा। ये बॉन्ड कोई मेटल ही तोड़ेगा और ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। और अगर तुमने रिएक्शन के लिए ये बॉन्ड तोड़ा तो ये बहुत सारे रिएजेंट इसे तोड़ सकते और ये जब टूटेगा तो मुझे ये मिलेगा। तो अल्कोहल दो तरह का केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम एसिडिक कैरेक्टर बोलेंगे, क्यों? इसने हाइड्रोजन रिलीज किया और ये नेगेटिव की तरह बिहेव किया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल जब वो बिहेव करे तब रिएक्शन क्या होगा। और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये बनेगा, यानी कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तब रिएक्शन क्या होगा। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी में ये बात आपके ध्यान में हर वक्त होना चाहिए, नहीं तो तुम हर रिएक्शन को गलत करते चलोगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है। तो ये बात हम आपको समझाएंगे।